हेलो स्टूडेंट्स, physics101.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्लास 12th NCERT फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। सेकंड पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये 7 टॉपिक्स ऊपर से यहाँ तक देखे थे और ये सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है रिलेटिव परमिटिविटी की, जिसे हम कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, इसे कहते हैं परावैद्युतांक। यानी कि ये सब एक ही वर्ड, एक ही चीज़ है जिसको इन सभी नामों से जाना जा रहा है। ठीक है, तो चाहे आप आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोल दीजिए या फिर आप परावैद्युतांक बोल दीजिए। अधिकतर आपको बुक्स में परावैद्युतांक ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब क्या है परावैद्युतांक ये देखिएगा। आपने देखा एक चीज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, ये परमिटिविटी किसकी है, वैक्यूम की। परमिटिविटी निर्वात की वैद्युतशीलता, ये है वैद्युतशीलता। ठीक है, किसकी, वैक्यूम की। ठीक है, वैक्यूम की निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर कोई मीडियम हो जाए, निर्वात की बजाय क्या हो जाए, कोई मीडियम हो जाए, तो ये मीडियम की परमिटिविटी हो गई। तो अगर निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है और मीडियम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तब यहाँ पर देखिए कि के निकाला गया है एज अ रेशियो। कौन सा रेशियो, एप्सिलॉन ऊपर लिखा हुआ है। और एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन है किसी मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, यानी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट नीचे क्या लिखा हुआ है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की यानी वैक्यूम की परमिटिविटी है या निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, इन दोनों को जो डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कैपिटल के, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक। ठीक है, और इसका सिंबल एक और लिखा हुआ है, एप्सिलॉन आर भी लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आपके पास है, जो आपने कूलम्ब लॉ में पढ़ा था, तो अगर वैक्यूम के लिए ले लिया जाए और नीचे किसी मीडियम के लिए ले लिया जाए और इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, तब भी यहाँ पर क्या मिलता है, तब भी यहाँ पर परावैद्युतांक मिलता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलता है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आपके पास 2 फार्मूले हो गए। कौन कौन से, एक तो आपके पास हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एक दूसरा हो गया एफ वी अपॉन एफ एम। एफ वी क्या है, वैक्यूम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ एम क्या है, मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी है और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी है। क्लियर हो गया। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। चलिए, फील्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, फील्ड का मतलब है एक लिमिटेड एरिया। लिमिटेड एरिया का मतलब क्या है, एक सीमांत क्षेत्र का मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र हिंदी में बोलेंगे इसे। क्या है, अगर कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो आपने देखा था कि लाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एट्रैक्शन होगा। यानी प्लस माइनस अगर होगा तो एट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस होगा तो रिपल्सन होगा। तो मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर कोई रखा हुआ है, इसके पास में कोई चार्ज लाया गया। अगर इसके पास में कोई चार्ज लाया जाता है, मान लीजिए ये इसका ये एरिया है, अगर कोई चार्ज यहाँ पर है तो ये वाला चार्ज इस वाले पर चार्ज पर ना तो एट्रैक्शन लगाएगा ना रिपल्सन लगाएगा। यहाँ तक ये चार्ज आ जाता है तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये चार्ज इस बाउंड्री के अंदर आता है तुरंत इस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन लगने लगेगा। अगर ये वाला चार्ज जो बाहर था अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन लगेगा, अगर निगेटिव है तो अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस
चार्ज के, जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इस चार्ज के चारों ओर का एक फील्ड है, क्षेत्र है, जहाँ पर कोई जो दूसरा चार्ज है, ये चार्ज, ठीक है, ये सेकंड चार्ज रखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये फील कर रहा है। किस चीज़ का फील कर रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का फील कर रहा है, यानी कि फोर्स को फील कर रहा है। इस वजह से ये फील्ड को, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र, ऐसा फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज, ये वाला चार्ज, दूसरा चार्ज क्या करे, फील करे। किस चीज़ को फील करे, फोर्स को फील करे। तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसे रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर भी डिफिनेशन लिखी हुई है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला होता है कैपिटल E इज इक्वल टू F/Q। और अगर कोई हमने चार्ज लिया है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग चार्ज लिया है, परीक्षण आवेश लिया है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं Q0, क्या बोलेंगे इसे, Q0 बोलेंगे। ठीक है, तो Q0 लेंगे और Q0 जो होगा बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो जो फोर्स और चार्ज का जो रेशियो होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर इस फोर्स के पास कोई दूसरा, कोई इस चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज हो, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब यहाँ से एक फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, हम देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, आपने पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, और आपने कहा कि एक आवेश ये है, एक चार्ज ये है, इसके पास कोई दूसरा चार्ज रखा है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो देखिएगा कुछ तो डिस्टेंस होगी इनके बीच की, तो मान लीजिए डिस्टेंस r है। ठीक है, तो इस Q और इस Q के बेस पर जो फोर्स लगेगा, अब ये जो Q है, ये फोर्स लगेगा इनके बीच का 1/4πε0 Q0 बाय r²। यही तो फोर्स होगा। ये Q1 हो गया ये वाला, और ये वाला क्या हो गया, Q2 हो गया, तो Q0/r² हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर ये फोर्स काम कर रहा है दो के बीच में, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r², और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है आपने देखी, F/Q0। तो जब इस F की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो नीचे से जो Q0 होगा इस वाले Q0 से कैंसिल होगा, तो जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और यही फार्मूला यहाँ पर नोट है, ये देखिए, ये देखिए। आप कहेंगे सर ये तो r² आ गया, ये एक वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ से देख लीजिएगा आप कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी। ठीक है, जो यहाँ पर चार्ज, दूसरा चार्ज लिया गया है उसकी तरफ डायरेक्शन रहेगी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और ये वाला हमने निगेटिव चार्ज लिया है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर होगी बात। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फोर्स चूंकि क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए जो कैपिटल E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये भी एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखिए इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, वेक्टर E वेक्टर F/Q0 लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ये पॉइंट देखिए और एक फर्स्ट पॉइंट देखिए। सिंस Q0 इज टेकन पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने क्या बताया था अभी आपने आपको बताया है कि डायरेक्शन की बात की है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने पहले लिया था और इसको हमने
देखने के लिए लिया है कितना फोर्स होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो अगर ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट निगेटिव है, तब क्या होगा, तब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऐसी डायरेक्शन समझिए, यहाँ से कैसे होगी, यहाँ से कैसे होगी, दोनों पॉजिटिव होगी तो डायरेक्शन एक ही तरफ को होगी, और अगर डायरेक्ट ये एक जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा तब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, जैसे डायरेक्शन पहले थी। इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का चूंकि फार्मूला क्या होता है, E = F/Q, इस वजह से इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। देखिए यहाँ लिखी हुई है न्यूटन पर कूलाम। कूलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की, और न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। अब देखिए एक चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक जो पीछे पार्ट अभी मैंने आपको बताया था 1/4πε0 Q1 Q2/r², फिर वहाँ से Q कैंसिल हुआ था, तो एक पार्ट देखिए यहाँ से मिला हुआ है, वही चीज़ जो मैं लिखी थी। अब आर कैप क्या है, आर कैप है वेक्टर फॉर्म। एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ से, अगर इस Q की वैल्यू जो चार्ज है, इस Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो कर्व बनेगा किसका किसका, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, वो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा, यानी बाहर की तरफ बनेगा, जो जैसा बना हुआ है, ठीक है। और अगर ये Q नॉट इक्वल लेस देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 था और ये लेस देन 0 है, अगर ऐसी कंडीशन होगी, इस तरह की कंडीशन होगी, तब ये जो कर्व होगा ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कर्व जो होगा ये कुछ ऐसा बनेगा, इस तरफ वो कर्व बनेगा, ऐसे। क्लियर होगी बात। तो ऐसा कर्व कब बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच की, उसके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आउटवर्ड्स कब होगा, आउटवर्ड्स तब होगा जब Q की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी, यानी ग्रेटर देन 0 होगा Q, और अगर Q लेस देन 0 है, Q की वैल्यू 0 से कम है, तब क्या होगा, तब इनवर्ड्स बनेगा, ये जो ग्राफ होगा कैसा बनेगा, इनवर्ड्स बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहाँ कहीं भी आपको फ्लक्स दिखाई पड़े आप समझ लीजिए फ्लक्स का मतलब है ग्रुप, फ्लक्स का मतलब क्या है, ग्रुप, ठीक है। अब किस चीज़ का ग्रुप हो रहा है, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले आपको जाननी होगी क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। थोड़ी सी बात पहले हम यही कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इन लाइंस से शो करते हैं, इन लाइंस को दिखाते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं उन्हीं के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लक्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उन्हीं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप देखिएगा एक प्लेट यहाँ पर रखी हुई है, ये चादर रखी हुई है, और कहाँ रखी गई है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है ऐसे ऐसे बना करके, इस तरह से एरो से बना करके दिखाया गया है। और जो ये प्लेट रखी गई है, चादर रखी गई है, ठीक है, वो कैसे रखी गई है, किस एंगल पर रखी गई है, थीटा एंगल पर रखी गई है, ठीक ना। तो जिसकी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। इस वजह से जो फ्लक्स का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, फ्लक्स का फार्मूला बनेगा फाई = EA cos थीटा, फाई = EA cos थीटा। थीटा क्या है, थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E, एरिया A, इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है, ठीक है। अब देखिएगा कहाँ पर कौन सी चीज़ मैक्सिमम होगी, कौन सी चीज़ मिनिमम होगी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपके पास कौन सा फार्मूला है, फाई = EA cos थीटा है, यानी कि थीटा है आपके पास। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो ये मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम का मतलब कैसे, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब यहाँ पर आप cos 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाई 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है, ये हो गया मिनिमम, क्या हो गया, मिनिमम हो गया ये, ठीक है। अब देखिए अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच की
90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तब क्या होगी, तब बीच की वैल्यू मिलेगी, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, फाई 0 नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको मैक्सिमम लेना है, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू फाई की निकालनी है, तो आपको थीटा कितना रखना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू कॉस 0 पर कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो जब यहाँ पर आप 1 रखेंगे, कॉस थीटा के स्थान पर 1 रखेंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी, फाई इज इक्वल टू ई ए, जो कि क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसकी, फ्लक्स की। तो फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको थीटा 90 रखना पड़ेगा। इंटरमीडिएट यानी कि बीच की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर चाहिए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नहीं चाहिए। तो आपको 0 से ज़्यादा, थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, जैसे 30, 45, 60 ये वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और 90 से कम हो। और अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई तो आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। फ्लक्स कितना मिलेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए 0, मिनिमम फ्लक्स के लिए 90 डिग्री और इंटरमीडिएट फ्लक्स के लिए ये वेरिएशन होगा 0 to 90 के बीच का। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, क्या होती हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस? An electric lines of force is an imaginary straight or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field. अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है और वो चार्ज मूव करता है, तो जिस रास्ते से वो होकर के जाएगा उसी रास्ते को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये रास्ता कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन। क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन, यानी काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। तो ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, सीधी भी हो सकती हैं, और कर्व भी यानी कि घुमावदार भी हो सकती हैं। देखिए, अगर Q की वैल्यू ज़्यादा है, चार्ज पावरफुल है, पावरफुल चार्ज होगा, तब क्या होगा, आप ध्यान रखेंगे, पावरफुल जब चार्ज होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है ये बाहर की तरफ निकलती हुई मालूम पड़ेगी, ठीक है। जो बाहर निकलने का मतलब है इनके पास पावर ज़्यादा है, ठीक है, और पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बताया था कि व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश क्या होता है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ निकलती हुई मालूम पड़ेंगी। लेकिन अगर Q की वैल्यू 0 से कम है, तब क्या होगा, तब ये अंदर की तरफ जाती हुई, यानी चार्ज के अंदर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। इमेजिन होगा आपको कि ये चार्ज के अंदर जा रही हैं, देखिए चार्ज के अंदर जा रही हैं और यहाँ पर चार्ज से बाहर निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर इक्वल एंड अनलाइक चार्ज, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये क्या है, ये प्लस Q है और ये क्या है, माइनस Q। तब क्या हो रहा है, अब देखिएगा ये जो लाइंस हैं ये प्लस से निकल करके माइनस में इंटर कर रही हैं। हमने अभी क्या बताया था पीछे, पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव में जाएंगी। पॉजिटिव का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, निगेटिव का मतलब है मिनिमम वैल्यू। सो दैट यहाँ पर देखिए पॉजिटिव से निकल कर देखिए कहाँ जा रही हैं, निगेटिव में जा रही हैं। क्लियर होगी बात? तो ये किसकी वजह से है, अगर दो पेयर चार्ज रखे हुए हैं जिसमें से एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, यानी कि दोनों कैसे चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज हैं, अलग अलग हैं, जिन्हें हम कहते हैं विजातीय आवेश। तो पास पास रखे हुए हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी। और अगर सेम टाइप के चार्ज पास पास में रखे हों तब क्या होगा, हम जानते हैं पॉजिटिव क्या करता है, दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। इस वजह से ये जो बल रेखाएं हैं एक दूसरे से दूर हटेंगे। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स जो क्या है एक दूसरे से दूर हट रही हैं। क्लियर होगी बात? कहाँ जा रही हैं, दूर हट रही हैं। अगर यहाँ माइनस माइनस होता, माइनस क्यू, तब भी यही कंडीशन होगी, यही वाली कंडीशन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, अगर कोई यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, ठीक है। तो एक समान क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाना है, तब क्या होगा, तब आपको लाइन कैसी बनानी पड़ेगी, पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर, जिन्हें हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं से हम क्या दिखाते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड दिखाते हैं। क्लियर होगी बात? आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड्स, ठीक है। क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इनकी गुण क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनकी, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। अभी मैंने बात की है इस वर्ड की कि इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स कैसी होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं।
क्लियर होगी बात। अब देखिएगा, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो अ पाथ अलोंग द फील्ड लाइन इफ इट इज फ्री टू डू सो। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा गया है और वो गति करने के लिए, मोशन करने के लिए फ्री है, तो मोशन करेगा। ठीक है, कहाँ मोशन करेगा? उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर मोशन करेगा, उन्हीं पर गति करेगा। थर्ड पार्ट, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमेनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, मैंने यहाँ क्या बताया था, पॉजिटिव से निकलकर कहाँ पर फिनिश हो रही हैं? निगेटिव पर फिनिश हो रही हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। फोर्थ पार्ट, टेंजेंट टू एन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब समझिए, अगर किसी इलेक्ट्रिक लाइंस पर कोई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींची जाए, ठीक है, तब क्या होगा? तब ये क्या करेगी? ये डायरेक्शन को बताएगी। किसके डायरेक्शन को? चार्ज के मोशन के डायरेक्शन को, आवेश की गति की दिशा को बताएगी। क्लियर होगी बात? यानी कि अगर गति की दिशा, आपको दिशा जाननी है, गति की दिशा, यानी गति की दिशा का मतलब है चार्ज जिस तरफ जाएगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मालूम हो जाएगी, जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा आपको मालूम हो जाएगी। कब? क्या करने से? स्पर्श रेखा खींचने से। कहाँ पर? इस लाइन पर स्पर्श रेखा खींचने से। यानी कि वैद्युत बल रेखाओं पर जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो क्या करती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। वही लिखा हुआ है, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? नॉट पॉसिबल। क्या नॉट पॉसिबल है? ठीक है, अब देखते हैं हम नॉट पॉसिबल क्या है। नॉट पॉसिबल है ये कि अगर किसी इलेक्ट्रिक लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए तो यहाँ पर एक डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर ले तो एक टेंजेंट यहाँ से हो जाएगी और पॉइंट एक ही है, तो क्या एक पॉइंट पर एक ही टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती हैं। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। If they do, then at the point of intersection there will be two tangents। यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी अगर क्रॉस करती हैं तो it means there are two values of the electric field at that point which is not possible। यानी कि वहाँ पर दो डायरेक्शन मिलेंगी, दो वैल्यू मिलेगी जो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हैं, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है इनकी। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड द लाइंस स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होगा वहां पर क्या होगा? वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होंगी? पास पास होंगी। ठीक है, डेंस होंगी। ठीक है, और जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक होगा वहाँ पर क्या होंगी? स्प्रेड हो जाएंगी, दूर दूर हट जाएंगी। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने दिखाया भी था आपको, ये इस फिगर को देखिए, आप देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है, इस पार्ट में देखिए बहुत पास पास हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पावरफुल है। लेकिन कह दीजिए कि इस जगह पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हैं? दूर दूर हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होंगी? पास पास होंगी, और जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहाँ पर वो क्या होंगी? स्प्रेड हो जाएंगी, दूर दूर हट जाएंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कभी भी, हमेशा से जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, कैसा भी शेप एंड साइज हो, हमेशा क्या होंगी? वो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, क्या होंगी? परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत होंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। ठीक है, दो अनलाइक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उनकी
लेंथ के हिसाब से उसको हम शो कराते हैं, दिखाते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ए क्या है, ये एरिया है, एन क्या है, नंबर है, किसका नंबर, लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी वैद्युत बल रेखाओं का नंबर, ठीक है। तो पर यूनिट इनका जो नंबर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या, नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, समानुपाती होती हैं, ठीक है। और आगे बहुत ही अच्छा इसका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है यहाँ पर जो चालक है, चालक जिस चालक पदार्थ आप बोलते हैं, चालक पदार्थ के बीच से होकर के कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं होती है, इस वजह से इस बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाती हैं, पास कर जाती हैं। फिर होगी बात, आज इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 3 हम लोग जल्दी ही लेकर के आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगले पार्ट तक इंतज़ार करिए, हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।